everyone, welcome back to my YouTube channel. You are watching Suman IELTS. So today I am here in front of you because I am going to discuss tips and tricks of reading. So as you all guys said that reading is the toughest module of us, but I don't think so. Reading is one of the easiest module if you follow tips and tricks in it. One thing that I want to tell you that there is no any shortcut in reading. You just have to understand each and everything in a proper way. But to understand each and everything, you just have to follow some steps. Today I am going to discuss that step. So let's start with me. Firstly, I am going to discuss strategies of list of heading. Firstly, हम लोग बात करने जा रहे हैं जो list of heading की strategies है. That how you have to start to find out list of heading. First point is that firstly read all the heading option. This is my idea that how you have to solve your list of heading. Firstly you have to read all the heading option. पहले आपको heading option read करनी चाहिए rather than you just go to the paragraph and read each and every paragraph and just skim it and waste your time. So the simple thing is that you just have to read all the heading options first rather than after that you have to go to the paragraph. पहले आप लोग उसको read कीजिए. Then spend some time to paraphrase the possible heading. You have to spend some time. Spend कीजिए उस पे time headings पे उसको paraphrase करने में. You have to just use the synonym word that what is the main idea between them. ठीक है, क्या idea है उनके बीच में, क्या उसमें linkage है, क्या उसमें similarities है. तो पहले उसको रिफ्रेश कीजिए कि अगर ये वर्ड है देयर इज लाइक आप बोलो कि वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. यू जस्ट हैव टू कीप सिनोनिम इन योर माइंड दैट देयर मस्ट बी अ क्रूशियल इन द पैराग्राफ. अगर इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ पे क्रूशियल भी तो हो सकता है ना. तो देन उस चीज को माइंड में रखिए सिनोनिम्स को. थर्ड इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बिटवीन द हेडिंग्स. एज यू ऑल नो गाइज, there are more heading as compared to the paragraph. If there are 6 paragraphs, then definitely there will be 8 or 9 heading in the questions. So firstly try to understand each and everything that what are the similarities and what are the differences between each and every heading. अगर आप एनालाइज कर लोगे ना उनमें डिफरेंस क्या है, माइनर से डिफरेंस, सिमिलैरिटीज जान लोगे क्योंकि हेडिंग्स में माइनर से डिफरेंस होते हैं. एंड ऑलवेज आंसर विल बी इन हेडिंग्स. हमेशा आंसर हेडिंग्स में ही होता है. ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है ना कि आपको वो रीडिंग के हेडिंग कोई और दे रहे हैं और वो चीज़ पैसेज में अवेलेबल ही नहीं है. ऐसा तो कभी नहीं होगा. सो फर्स्टली आप लोग देखिए कि उसमें क्या माइनर से डिफरेंस है. आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द पैसेज. नेक्स्ट इज देन रीड पैराग्राफ एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मेन आइडिया एंड सपोर्टिव आइडिया. देयर इज अ थिंग that always student ask to me that मैम हमें पता नहीं चलता है कि मैम मेन आइडिया कौन सा है, क्या मेन बात हो रही है, क्या उसमें सपोर्ट आइडिया किया जा रहा है. देखिए जैसे हम लोग राइटिंग में करते हैं पहले मेन आइडिया होता है देन उसको सपोर्ट किया जाता है. ऐसे ही रीडिंग में भी होता है. देयर मस्ट बी अ मेन लाइन, मेन आइडिया जिसके बारे में बात हो रही है. आफ्टर दैट दे डेफिनेटली गिव सपोर्टिव आइडिया. उसको सपोर्ट भी किया होगा, थोड़ा सा उसका रिफ्रेश किया होगा कि ये मैंने बात किया. और कीप इट इन योर माइंड इफ देर इज अ हाउएवर देर इज समथिंग लाइक ऐसा कोई कंट्रास्ट करने का जो एक कनेक्टर है वो लगा हो. मान लो वहाँ पे अपोजिंगली लिखा है, हाउएवर लिखा है, बट वर्ड आ गया तो अपने माइंड में रखिए जो स्टेटमेंट पहले उसके गिवन है हो सकता है कि बट लगने से वो चीज़ जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, वो कंट्राडिक्ट कर दे जो उन्होंने पहला स्टेटमेंट बोली है. सो एट दैट टाइम जस्ट स्किम ईच एंड एवरी लाइन इन द पैराग्राफ. तब आपको नीड होगी उसको स्किम करने की क्योंकि अगर आप उस हिसाब से आंसर लगाओ बट हाउएवर के पहले का आंसर लगा दोगे, बट आपको पता है कि जब बट लग जाता है उसके बाद डेफिनेटली कोई चीज़ के उल्ट होती है तो शायद हो सकता है आपका आंसर रॉन्ग हो जाए. सो उस बात का ध्यान रखिएगा. उससे नेक्स्ट जो आपको करना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रीड स्टार्टिंग 3 लाइन्स एंड लास्ट 3 लाइन्स इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम. You just have to read first 3 lines and last 3 lines of the paragraph because mostly answer is in first 3 lines or in last 3 lines. अगर आपको नीड पड़ती है ज़्यादा पढ़ने की then just skim the other paragraph. ठीक है, जितना भी बाकी लाइन्स बचे उसको स्किम कीजिए.
अदरवाइज यू जस्ट हैव टू रीड फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन. 99% आंसर जो है आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में मिल जाएगा. इसके साथ क्या होगा, आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा. आफ्टर सेलेक्टिंग द आंसर, जब आप आंसर सेलेक्ट कर लेते हो, आपको फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन से कुछ आइडिया हो जाता है कि ये हो सकता है. मोस्टली आइडिया कैसे होगा कि जो हेडिंग है उसका कोई ना कोई सिनोनिम वर्ड जो है वो लाइंस में मौजूद होगा, जहाँ जो आपको लगता है कि उसका उसका मीनिंग है लिस्ट ऑफ हेडिंग के क्वेश्चन का, देन डेफिनेटली वही चीज बोली गई होगी, या तो फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में. आपको भी पता है कोई भी टॉपिक है, स्टार्टिंग से बात होनी शुरू होती है, एंडिंग पे उसको कवर करके बता दिया जाता है, बीच में उसके बारे में ही बात इधर उधर की होती है. सो देन यू जस्ट हैव टू answer from first line and last lines. And as you all know guys, list of heading is the time consuming part of the reading. So just try to solve it quickly as much as possible. So that is the reason that you have to read only first line and last line. Then if you are confused among two options, if अगर आप कंफ्यूज हो टू ऑप्शन में, आपको लगता है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, डोंट टेक द डिसीजन इन हेस्ट. जल्दी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट, दैट क्वेश्चन, कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पैराग्राफ. सो कभी भी हेस्ट में जो है वो आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा. कंफ्यूज हो देन एनालाइज द डिफरेंसेस, कि क्या डिफरेंस है, उस हिसाब से देखिए, कि उस हिसाब से एनालाइज कीजिए जो आपने फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन जो है रीड की है, कि क्या इसका ये किसके साथ रेलेवेंट है, किसके साथ इसकी रेलेवेंसी है, किसके साथ ये मैच कर रहा है. only then you will get the correct answer. So if you follow these tips and tricks for list of heading, then definitely your list of heading will be improved and there will be no any kind of problem in list of heading. I'm damn sure about it. So now we will talk about the precaution that you have to follow in list of heading. There are some tips and tricks and there are also some precautions, so just move with me. First point is don't rely on the keyword, just use keywords to find the location. कभी भी आप लोगों ने keywords पे rely नहीं करना है. You just have to use the keywords in order to find out the location, that in which paragraph there is a relevant words, there is a relevant examples, there is a relevant information which is related to the list of heading that is given in the questions. ठीक है, कभी भी कीवर्ड्स पे रिलाय करके कोई जो आंसर है वो नहीं लगा देना है. अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द पैराग्राफ बाय स्किमिंग. थोड़ा सा स्किम कीजिए. स्किमिंग होता है एक बार बिल्कुल रीड करना, ज्यादा उसको जो है वो ब्रीफली जो डीपली नहीं रीड करना. तो जस्ट स्किम कीजिए, उसके हिसाब से अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट इज द डिमांड ऑफ द पैराग्राफ, क्या डिमांड है पैराग्राफ की, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट ऑप्शन. और एग्जैक्ट ऑप्शन जो है उसको फाइंड आउट करने की ट्राई कीजिए, कि रेदर देन आप सोचो कि ये यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं तो मैं इसको इसके साथ मैच कर दूँ, तो दैट विल बी रॉन्ग. वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो आपका सही हो जाए. इट मे बी 50% राइट 50% रॉन्ग, बट एग्जैक्टली मेरे अकॉर्डिंग तो वो चीज़ रॉन्ग ही होगी. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट the demand of the paragraph. After that you have to select the exact option or correct option which is relevant to that paragraph and which is relevant to demand of the paragraph. Then don't select any option until you are 100% sure. जब तक श्योरिटी नहीं है, never try to write that option in as an answer because it definitely will be wrong. अगर श्योर नहीं हो तो then definitely you don't have to go with that one. Be aware about the synonym and vocab. ये आपके माइंड में होना चाहिए. इतनी तो प्रैक्टिस हो ही जाती है, आप डेली रीडिंग करते हो, बहुत सारे वोकैब वर्ड आते हैं, बहुत सारे सिनोनिम वोकैब जो है वो यूज करते हो आप लोग. देन कीप दैट वोकैब वर्ड इन योर माइंड बिकॉज काफी वर्ड्स रीडिंग में ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं. सो कीप दैट वर्ड इन योर माइंड एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर ऑप्शंस. देन बी केयरफुल अबाउट द नंबरिंग. यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं मोस्टली मॉक टेस्ट में या फाइनल में मिस्टेक करते हैं नंबरिंग में. नेवर राइट आंसर लाइक दिस. कभी भी जैसे मान लो अपने 11 आंसर लिखना है तो आप एक्स आई के ऊपर ऐसे लाइंस डाल दोगे, दैट विल बी रॉन्ग. अगर आप एक्स को ऐसे ब्रैकेट्स में लिख दोगे, दैट ऑल्सो विल बी रॉन्ग.
देन जस्ट राइट इट एज, अगर आपको 13 लिखना है तो x111 ऊपर डॉट्स जैसे वहां पे गिवन है वैसे ही लिखना है, ना तो उसको ब्रैकेट्स में लिखना है ना ही उसके ऊपर लाइंस डाल के लिखना है. जस्ट कीप इट इन योर माइंड. This is the biggest mistake that students mostly do in their mock test or also in their final exam. So तब आपका सही होते होते भी रॉन्ग हो जाएगा. नो डाउट आंसर 10 ही होगा, बट अगर आप 10 के ऊपर लाइंस डाल रहे हो उसको ब्रैकेट में लिख रहे हो तो आपका वो आंसर रॉन्ग ही होगा. बिकॉज यू ऑल नो गाइज, रीडिंग एंड लिसनिंग इज चेक्ड बाय द कंप्यूटर. दिस इज नॉट मैन्युअली चेक्ड. ये कंप्यूटर वाइज चेक होती है. जो उसको कमांड दी जाएगी उसके हिसाब से आंसर जो है आपके करेक्ट होंगे, आपके रॉन्ग होंगे और आप इसकी रिवैल्यूएशन भी नहीं भर पाओगे. सो बी केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप दैट यू वांट टू पुट इन द रीडिंग. ओके, so now we are going to talk about true false and not given, strategies for true false and not given, or yes no not given. So firstly, read the instructions carefully. Is the answer should be in true false or not given, or yes no or not given. आपको पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना होगा दैट वहाँ पे जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिया गया है, जहाँ यस नो नॉट गिवन दिया गया है, अगर तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिया गया है और आप यस नो में आंसर कर देते हो, देन डेफिनेटली दैट आंसर विल बी रॉन्ग एट दैट टाइम. सो सेकेंड थिंग इज दैट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. पहले क्वेश्चंस रीड कीजिए और उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई कीजिए एंड रीड 2 क्वेश्चन एट अ टाइम. और एक टाइम पे हमेशा 2 क्वेश्चन पिक करिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहे हो दैट इज नॉट गिवन, शायद वो नॉट गिवन हो, then you just have to read 2 question that is given in the paragraph. After that you have to find the location, then mark the keywords. When you read 2 questions, then you just have to mark the keywords, because with the help of keywords you will be able to find out the location. Use that keyword to find out the location while skimming. Means आप एक बार देखते देखते थोड़ा थोड़ा देखते देखते जो आपने कीवर्ड्स मार्क किए हैं, देन उसके हिसाब से फाइंड आउट कीजिए लोकेशन को, बिकॉज कीवर्ड्स आपको जो है वो लोकेशन तक लेके जा सकते हैं, रेदर देन कि आप सारा जो पैसेज है उसको रीड करते जा रहे हो. दैट मे बी टाइम कंज्यूमिंग. सो जस्ट try to read first 2 question and mark the synonyms or mark the keywords. Then just locate the location कि वहाँ कहाँ पे वो location है. Then read and understand the meaning of that location. When you find the location exactly with the help of the keywords, then just read that line carefully or understand it, that what that line talking about. किसके बारे में उसमें बात हो रही है, लाइन किसके बारे में बता रही है, क्या चीज़ है. If there is a half information that you are not able to understand that what is going on in this passage, then just try to read 2 lines after that line and 2 line prior that line. उससे पहले की 2 लाइन और उसके बाद की 2 लाइन्स को पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि एटलीस्ट आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ कि व्हाट इज द सिचुएशन राइट देयर वेयर यू फाइंड आउट द लोकेशन. सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू जस्ट हैव टू फाइंड योर आंसर. ये थे हमारे 5 यहाँ पे पॉइंट्स. 6th पॉइंट जो आपको करना पड़ेगा दैट इज if there will be synonym in the passage and meaning is same as question, then surely answer will be true. अगर तो जो मीनिंग क्वेश्चन का है ऐसे ही सिनोनिम यूज किए हैं पैसेज में और एग्जैक्ट वही बात हो रही है जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है, देन श्योरली आंसर आपका ट्रू होगा. और ये बात माइंड में रखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा दैट आंसर यू कैन ईजिली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स, बिकॉज कीवर्ड्स तो होंगे बट कीवर्ड्स के जो सिनोनिम है दैट आर मोस्टली यूज्ड इन द पैसेज, सो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो आप उस बात का ध्यान रखिए, सिनोनिम्स को क्लियर रखिए, उसको माइंड में रखिए और जितनी ज़्यादा वोकैब की प्रैक्टिस कर सकते हो कीजिए, ताकि आपको पता हो कि ये इसका सिनोनिम है, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सो डेफिनेटली it will be quite easy for you. At that time answer surely will be true. The problem basically कहाँ आती है स्टूडेंट्स को, false और not given में. बच्चे एक बात को ध्यान में रखिएगा, false और not given में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है.
बिकॉज इसमें एक टिप एंड ट्रिक, एक ही चीज समझ के माइंड में रख लो, कभी भी आपके ट्रू फॉल्स रॉन्ग नहीं होंगे। आंसर तभी फॉल्स होगा इफ exactly opposite information is given in the passage as mentioned in the question। so अगर तो opposite information है पैसेज में, जैसा वहां पे मान लो बोल रहे हैं कि क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये आपका ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है, देयर आर 25 स्टूडेंट इन द क्लास। तो आपका वहां पे स्टेटमेंट जो पैसेज में है वहां पे लिखा गया है देयर आर 35 स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे 25 बोला गया, वहां पे 35 बोला गया, क्लासरूम की बात हो रही है, क्लासरूम की उधर भी बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, उधर भी स्टूडेंट की बात हो रही है, बट वहां पे 25 बोला गया, यहाँ पे 35 बोला गया। इट मीन्स कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑपोजिट है, वो कुछ और बोल रही है, ये कुछ और बोल रहा है, बात तो सारी हो रही है। एट दैट टाइम द आंसर विल बी फॉल्स। बट अगर मान लो वहां पे बात हो रही है क्वेश्चन में देयर आर 25 स्टूडेंट इन द क्लासरूम, बट पैसेज में बात क्या हो रही है, देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, बट वहां पे ये बात नहीं हो रही है कि कितनी है, उसका काउंट कितना है। क्लासरूम की भी बात हुई, स्टूडेंट की भी बात हुई, बट नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग काउंट, दैट काउंट व्हाट इज द काउंट, व्हाट विल बी द काउंट, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। then there is the half information is given in the passage, at that time answer will be not given। क्योंकि नो डाउट क्लासरूम की भी बात हुई है, स्टूडेंट की भी बात हुई है, बट आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है कि वहां पे बोला गया कि बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पे बोला गया 25 स्टूडेंट है, तो ये बात तो हो रही है, हो सकता है उल्टी हो रही है, तो उस हिसाब से फॉल्स लगा दो। एट दैट टाइम योर आंसर विल बी नॉट गिवन, क्योंकि काउंट की बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रखे हम लोग, एग्जाम्पल देनी नॉट गिवन की, मान लो उन्होंने बोला 25 स्टूडेंट क्लासरूम में है, बट वहाँ पे कोई बात ही नहीं की रही, किसी ये बात हुई ही नहीं है कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, बस यही है कि स्टूडेंट्स इन्वॉल्व करवाते हैं यूनिवर्सिटी में वगैरह वगैरह, another information है, but there will be no any line in the passage that is related to the count of the student, that how many students are in the classroom, then definitely at that time your answer also be not given, आपका आंसर वहां पे भी नॉट गिवन होगा। सो इस बात को माइंड में रखिएगा, ये बस छोटी सी बात समझने की जरूरत है, आपके फॉल्स और नॉट गिवन, जो फॉल्स और नॉट गिवन का कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगा और आपके मैक्सिमम आंसर्स जो हैं वो सही होंगे। सो अगर यहाँ पे यही बात जो मैंने अभी समझाई यहाँ पे लिख दी है, इफ देयर आर कीवर्ड्स इन द पैसेज एंड इंफॉर्मेशन इज इररिलेवेंट, कीवर्ड्स तो हैं, जैसे मैंने अभी बोला स्टूडेंट्स भी हैं, क्लासरूम भी है, बट इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, वहां पे बोल रहे बहुत सारे स्टूडेंट, वहां पे 25, तो एट दैट टाइम आंसर विल बी नॉट गिवन। If you find nothing in the passage as mentioned in the question, then again answer will be not given, अगर कुछ भी mention नहीं है। Then next point is that if there is opposite information, then surely answer will be false। आपको भी पता है कुछ चीज भी opposite होगी, उसके उल्ट होगी, जो चीज वो बोल रहे हैं सारा कुछ मेंशन है, अकाउंट भी मेंशन है, स्टूडेंट भी मेंशन है, क्लासरूम भी मेंशन है। एट दैट टाइम इफ द लाइन इज ऑपोजिट टू द क्वेश्चन, देन डेफिनेटली योर आंसर विल बी फॉल्स एट दैट टाइम। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन फॉल्स और नॉट गिवन, जस्ट ट्राई टू think about it, that what is the minor difference in the false and the not given। then if there is comparison in the question as then, अगर तो then लिखा हुआ आता है आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, then in 70% केसेस योर आंसर विल बी नॉट गिवन, क्योंकि बहुत रेयर ये चीज होती है, 30% ये चीज आपको आएगी कि कहीं पे कंपैरिजन जो है पैसेज में किया होगा किसी चीज का, और ये चीज आपको फर्स्ट 1-2 पैसेज रीड करके पता चल जाएगी कि यहाँ पे किसी चीज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो श्योरली 70% तो ये है कि अगर देन आता है तो योर आंसर विल बी नॉट गिवन एट दैट टाइम। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बी फोकस्ड, डेफिनेटली योर आंसर विल बी करेक्ट इफ यू फॉलो दीज ट्रिक्स, एंड डोंट बी पैनिक while reading। Okay, now we are shifting toward next part of the reading। Now we will talk about strategies for MCQs। हम लोग बात करेंगे MCQ की strategies, that how you can find out the correct option in the MCQs। Firstly, read the questions carefully। Firstly, you just have to read the question carefully and find out the differences between option। पहले ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन क्या है और उसकी जो ऑप्शंस दी गई हैं
उनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या बात वहाँ पे की गई है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑप्शंस, दैट व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द ऑप्शन. After that you will be able to find out the correct answer. Just first thing is that you just have to understand each and everything that is given in the question. Then mark the keywords in the statement and find the precise location with the help of keywords. Mark the keywords in the statement. जो भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, यू जस्ट हैव टू मार्क द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स होते हैं, फर्स्टली मैं बार बार यहाँ पे कीवर्ड्स बोल रही हूँ, तो एक बात माइंड में रखना, कीवर्ड होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, जिसपे वो चीज़ जो है वो डिपेंडेंट है. जो भी क्वेश्चन है वो डिपेंडेंट है, उसके बिना जो क्वेश्चन है वो अधूरा है. वो मेन चीज़ को, जो मेन उसका सेंट्रल आइडिया, मेन चीज़ है, उसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं. मार्क दैट वंस एंड फाइंड आउट द प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट लोकेशन विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स. आप कीवर्ड्स की हेल्प से लोकेशन जो है वो एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, but there is no any condition that with the help of keywords you will be able to find out the exact answer. That is not given anywhere. You just find out only location with the help of the keywords. Then start to read the paragraph 2 line prior where you find the keywords. जहाँ पे आपको keywords मिलते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए रीड करना लाइन्स को, वहां से 2 लाइन्स prior, यहाँ से जिस लोकेशन से आपको keywords मिल रहे हैं उससे 2 लाइन पहले रीड करना शुरू कर दीजिए, ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. देन रादर देन फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, कि आप कोशिश करो कि मैं ये ऑप्शंस जो है एग्जैक्ट ढूंढूं, ट्राई टू यूज एलिमिनेट मेथड एंड क्रॉस द ऑप्शंस. आप कोशिश कीजिए एलिमिनेट मेथड यूज करने की. एलिमिनेट मेथड इज दैट यू जस्ट हैव टू क्रॉस द ऑप्शन आफ्टर रीडिंग द पैसेज. जब आप पैसेज रीड कर रहे हो, जहाँ पे पैराग्राफ आप रीड कर रहे हो, जहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिले हैं, with the help of that paragraph try to cross the options first, because after cancellation you will get the correct answer. So this is the best way to solve the MCQ. It is also suitable for listening and it is also suitable for reading. According to me, try to use the eliminate method in the MCQs, because with this 99% you will get the correct answer. Because if you try to find out the exact answer without doing cancellation, then definitely it will become a hurdle for you and you will be confused between 2 options. Then there will, maybe your answer will be wrong at that time. So according to me, you just have to go with the elimination method. So these are the tips and tricks for MCQs. Now we will talk about tips and tricks for the fill-ups. Strategies for fill-ups. अब हम बात करेंगे fill-ups के बारे में. Firstly, read the first sentence of the blanks. जो first sentence है blanks का, firstly try to read that one and understand what is the demand of the question or statement. और try कीजिए understand करने की that उस blanks में क्या जा रहा है, what is the meaning, exact meaning of the question, what is the exact meaning of that statement, and आप उस हिसाब से आंसर जो है वो फाइंड आउट करोगे कि क्या वहाँ पे नीड है. और वन मोर थिंग इज दैट प्रेपोजिशन का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे ऑफ है, फ्रॉम है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन और विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स, अगर वहाँ पे ए है, एन है, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स. दैट थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट इन द fill-ups. So try to mark that ones and keep that ones in your mind when you are going to solve the fill-ups. Then mark the keywords and locate the location. This is the main thing in the reading. Just mark the keywords and locate the location. Mark the keywords and locate the location. Keywords is only be used for to find out the location, not for the exact answer. I already told you that don't be confused. Don't be confused if you are going to find out the exact answer with the help of keywords. Then maybe your answer will be wrong. So try to find out only location with the help of the keywords. Then read the line carefully and find the exact answer. Rather than कि आप उसको just skim करो, ये है तो आप सीधा आंसर लगा दो, ऐसे मत कीजिएगा. आप क्वेश्चन की डिमांड को समझिए, then read, if you find out the location, then read that line and understand that what is the exact meaning of that line. क्या बात बोली जा रही है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है. Keep it in your mind. There will be synonym
either in the paragraph or in the blanks. वहाँ पे ब्लैंक्स में मोस्टली सिनोनिम ही होंगे, या तो वो पैराग्राफ में होंगे, ठीक है, कोई आपको सिंपल वर्ड ब्लैंक्स में मिल जाएगा, उसका जो वोकैब वर्ड है वो पैराग्राफ में मिलेगा, या सिंपल वर्ड पैराग्राफ में मिल जाएगा बट उसका सिनोनिम जो है वो ब्लैंक्स में मिलेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा and understand the meaning of the synonym and opt the correct word from that sentence as an answer. अब जब you will be able to understand the meaning of the synonym, then I don't think so there will be any kind of hurdle to find out the correct answer. But if you are not able to find out the meaning of the synonym, then you just have to estimate that one कि इसका ये मीनिंग हो सकता है। सारी लाइन रीड कीजिए, उस हिसाब से एस्टिमेट लगाइए, अनुमान लगाइए कि ऐसा हो सकता है। देन आप कोशिश कीजिए एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट आंसर चूज करने के उस सेंटेंस में से। आपके पास सिनोनिम होंगे, ठीक है, आपको जितने भी कीवर्ड्स आपने मार्क किए हैं, एक ब्लैंक्स में आप 3 से 4 कीवर्ड्स आपके हो सकते हैं, तो आप 3 से 4 कीवर्ड देखिए, वहाँ पे स्कूल लिखा है, स्कूल है, कॉलेज लिखा है, कॉलेज है, ठीक है, मोर लिखा है, क्या वहाँ पे मोर का कोई सिनोनिम, लार्ज, जहाँ उन्होंने कुछ ऐसा बोला है, प्रोफाउंड वगैरह कुछ ऐसा बोला हुआ है, तो उस चीज़ को फाइंड आउट कीजिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। डोंट ट्राई टू mark the answer in haste, because if you will do reading with a free mind, then without any kind of stress, without any kind of panicness, then definitely you will be able to write correct answers and you will be able to get your desired band score. और कभी भी क्वांटिटी पे मत जाइएगा, you will have to go with the क्वालिटी। अगर आप क्वांटिटी पे जाते हो तो डेफिनेटली अगर आपके पास 60 मिनट्स हैं, that you are in hurry, that you have to complete each and every passage within 20 minutes, then maybe with out of 40 question only 16 or 17 question will be correct. But अगर आप क्या करते हो कि थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगा देते हो and you are going with only 2 passages or 2.5 passages, then surely according to me your answer will be more right as compared to if you go with the quantity. बिकॉज अगर आप 30 मिनट एक पैसेज को देख रहे हो, मान लो, तो आप अगर 13 क्वेश्चन कर रहे हो तो डेफिनेटली उस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हो, अंडरस्टैंड करके कर रहे हो, तो डेफिनेटली योर 13 आउट ऑफ 13 11 क्वेश्चंस विल बी करेक्ट एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू मी। बट अगर आप सेकंड भी ऐसे करते हो देन 11 उसमें से सही हो जाते हैं, 11 22, देन only one more correct answer is needed for you if you want to get 6 bands in reading. So rather than कि आप लोग क्वांटिटी के पीछे भागे, you just have to follow the quality idea. You just have to do your reading without any kind of stress, without any kind of panicness. So try to do each and every passage with relaxation, without any kind of disturbance. Just be focused, understand each and every step, and be concentrated, be heed on your reading, because only with the concentration, only with your presence of mind, you will be able to do your reading in a well manner way. And one more request from my side, don't take it quite difficult module, because reading is quite easy, because all the answers are available in the passage. There is no any answer that is not available in the passage. You just have to understand, you just have to find out the exact answer, because everything is given in front of you. This is also true for the listening, because in listening you will have to just concentrate on your listening. Just have to listen that in which way they are talking about, for what kind they are talking about, for what thing they are talking about. Just you have to focus. Reading and listening is only about focus. Be focused while reading and while listening. This will help you to improve your band score. So thank you so much. I hope this video will be helpful for you. If with these strategies, with these tips and tricks, your answer will be correct, then surely reply me in the comment box, because it means a lot to me. And one more thing is that please subscribe my channel if you are visiting for the first time to my channel, and please share this channel as much as possible with your friends and with your near and dear ones, because it will be a great favor for me. I just want appreciation that you are giving to me. This appreciation give me motivation to do my work in a very good way and a best way. So thank you so much. Have a nice day.